वेलकम टू खोलो किताब। आज हम वर्कशीट नंबर 25 करेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास की, जो 27 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पे क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट 25 में हमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताया हुआ है। इससे पहले की वर्कशीट में भी हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, भाजसा। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। भाजसा। ये आगे जो फर्स्ट ए है ये अकबर को बताता है और ये बाद वाला ए है औरंगजेब। हमने पहली वाली वर्कशीट में बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ा था। अब इस वर्कशीट नंबर 25 में हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले जहांगीर के बारे में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को बढ़ाया। ये आपको दिख रहा होगा, अकबर के बाद कौन आए थे? जहांगीर। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा को स्वीकार किया। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए, जो पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे। सिखों के खिलाफ, अहमदों और अहमदनगर के खिलाफ। फिर जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में, जब उसका लास्ट पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे राजकुमार खुर्रम ने विद्रोह किया था। राजकुमार खुर्रम को बाद में सम्राट शाहजहां भी कहा गया है। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। उनके टाइम पे काफ़ी पेंटिंग वगैरह बनी हुई हैं। नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की वाइफ। उनका काफ़ी प्रभाव था। वह एकमात्र मुग़ल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए, और किसी शासिका के नाम पर सिक्के नहीं चले थे। वो इकलौती ऐसी मुग़ल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए थे। जहांगीर के बाद कौन आए? शाहजहां। तो चलिए अब शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। यहाँ शाहजहां की जीत हुई। फिर अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ भी शाहजहां की जीत हुई। उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। ये अभियान असफल रहा। इससे पहले वाले सफल थे दोनों, ये वाला अभियान असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधर सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। आपको अभी ये सब याद नहीं रहेगा कि कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ था, किस में किसकी पराजय हुई थी, लेकिन जब आप बार बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद रहेगा। और ये याद रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे नौकरी के लिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी। अभी एकदम से आपको याद नहीं रहेंगे, पर आप बार बार जब इन वर्कशीट्स को देखेंगे, अपनी बुक को पढ़ेंगे, ये चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको अपने आप याद रहने लग जाएंगी। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। ये आपने अब भी देखा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा कि कैसे प्रॉपर्टी को लेकर पुत्रों में और भाई बहनों में आपस में झगड़े होते हैं। वैसा पहले भी होता था, पहले बहुत ज़्यादा होता था। अपने पिता को मार देते थे, अपने भाई बहनों को मार देते थे। ऐसा ही शाहजहां के पुत्रों के बीच में भी हुआ था झगड़ा कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन शाहजहां की जगह लेगा, गद्दी पर राज करेगा। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। औरंगजेब कौन है? शाहजहां के बेटे। बाकी बच्चों में से कौन जीत गया? औरंगजेब। और दारा शिरोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। और शाहजहां को
उसकी जो शेष ज़िंदगी, बची हुई ज़िंदगी थी, उसके लिए आगरा में कैद करके रखा गया था। फिर औरंगजेब का शासनकाल शुरू हो गया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट एवं सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसका हर तरफ से विद्रोह हो रहा था। जैसे उत्तर भारत में ये सिख, जाट एवं सतनामी कर रहे थे उसका विरोध, उत्तर पूर्व में अहोम कर रहे थे और दक्कन में मराठा विद्रोह कर रहे थे औरंगजेब का। उत्तर पश्चिम यूसुफजई व सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। जैसे इसके भाइयों के साथ संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था उत्तराधिकार को लेकर कि कौन आगे राजा बनेगा, वैसे ही अब इसके बच्चों में भी हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। विघटन मतलब एक तरीके से उनका टूटना या फिर नष्ट होना स्टार्ट हो गया था। उनका डिसइंटीग्रेशन होने लगा मुगल साम्राज्य का। मेन मुगल काल में हम इन्हीं लोगों को पढ़ते हैं, बादशाह जो आपको बताया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। चलिए अब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है क्रियाकलाप 1। मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। आपको शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें और वास्तुकला बनाई थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, ये तो सबको पता ही होगा। बाकी और क्या क्या बनाया था वो भी हम जानकारी एक बार देख लेते हैं। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया, यह तो सभी को पता है, लेकिन इसके अलावा कई विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ। मुगल शासक शाहजहां को स्थापत्य कला से काफ़ी लगाव था। सिर्फ आगरा ही नहीं, देश के कई हिस्सों में शाहजहां ने कई खूबसूरत इमारतें बनवाई हैं जिन्हें देखने आज भी लोग आते हैं। कौन कौन सी इमारतें और बनवाई हैं? लाल किला बनवाया है शाहजहां ने। लाल किला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, सभी स्मारकों के विषय में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। तो पहले लाल किला के बारे में देख लेते हैं। ऐसी ही एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है लाल किला। दिल्ली में स्थित यह इमारत भारत की शान मानी जाती है। स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस, देश के प्रधानमंत्री यहीं पर झंडा फहराते हैं। एक समय यह मुगल शासक शाहजहां का रॉयल पैलेस हुआ करता था। शाहजहां ने अपने रहने के लिए इस इमारत का निर्माण करवाया था। लाल किला के बारे में हमने देख लिया। और क्या बनवाया शाहजहां ने? शाहजहां ने बनाई है जामा मस्जिद। पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1656 में करवाया था। लाल और संगमरमर पत्थरों से बनी यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे बनाने में 6 साल का वक्त और 10 लाख रुपए लगे थे। आज के टाइम पे आपको 10 लाख इतने ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे, पर उस टाइम पे 10 लाख बहुत ज़्यादा रकम हो जाती थी। ईद के मौके पर यहाँ भारी भीड़ जमा होती है। और भी काफ़ी कुछ बनवाया शाहजहां ने, जिनमें से एक है आगरा के किले का निर्माण। आगरा के किले का निर्माण भले ही अकबर के शासनकाल में हुआ हो, लेकिन जो उसका अभी का स्ट्रक्चर है उसका श्रेय शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने इस किले को पूरी तरह से बदल दिया था। अंदर की कई जगहें नष्ट करके उन्हें नई डिज़ाइन से बनवाया। ताजमहल से बस कुछ ही दूर पर स्थित इस किले को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। और इसके साथ ही मोती मस्जिद, आपने सुनी होगी मोती मस्जिद, वो भी शाहजहां ने ही बनवाई थी। मुगल बादशाह शाहजहां की ख्याति स्मारक बनाने के लिए भी रही है। वास्तुशिल्प कला की उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी। खूबसूरत मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मस्जिद एक बड़े मोती की तरह चमकता है। इसका निर्माण आगरा के किले के परिसर में शाही दरबार के लोगों के लिए कराया गया था। और जो आगरा की जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां ने ही बनवाई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद के अलावा आगरा की
जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाई थी। यह मस्जिद शाहजहाँ की पुत्री शहजादी जहाँ आरा बेगम को समर्पित है। अब ये काफ़ी सारी इमारतें हमने देख ली जो शाहजहाँ ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 1 दिया हुआ है, शाहजहाँ के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। कौन कौन से ऐसे अभियान थे जिनमें शाहजहाँ की जीत हुई थी, आपको वो बताने हैं। हमने शाहजहाँ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा अभी, उसमें से आप सिर्फ विजय अभियानों के बारे में लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं इसमें, दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे, अफ़गान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ये यहाँ तक शुरू से देखें, यहाँ तक आप देखेंगे तो ये विजय अभियानों में आएंगे। उसके बाद जो ये आगे लिखा हुआ है इसमें वो असफल रहे थे, तो आप ये ना भी लिखेंगे चलेगा। आपको सिर्फ विजय अभियान पूछा है, आप बस यही 3 लाइनें लिख देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि आगे वाली लाइन में देखें, उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। ये तो असफल हो गया ना, और आपको सिर्फ विजय अभियान जहाँ उनको सफलता मिली थी वही बताना था, तो आप यहाँ तक लिख देंगे। बाकी ये और भी उनके बताए हुए हैं जो अभी हमने पढ़े थे, वही सेम चीज़ दोबारा लिखी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्य व असत्य बताएं। आपको बताना है ये चीज़ सच है या गलत है। पहला पॉइंट है, नूरजहाँ शाहजहाँ की पत्नी थी। अभी हमने पढ़ा था जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ, ना कि शाहजहाँ की, तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है, औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। ये भी अभी हमने पढ़ा था, औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था, ना कि जहांगीर का। ट्रिक आपको याद होगी, भाजसा BHAJSA, जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ और शाहजहाँ का औरंगजेब। तो ये औरंगजेब जहांगीर का नहीं, शाहजहाँ का पुत्र था। ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रियाकलाप 2 में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं और उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। अभी भी आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी को लेकर जो झगड़े होते हैं, अगर आप उस झगड़े से बचना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा ना हो, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि सब में बराबर की बांट देंगे अपने पुत्र पुत्रियों में, ताकि उनका आपस में झगड़ा ना हो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, शुरू से ही डिसाइड करके चलेंगे किसको क्या मिलेगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, पहले ही अपने बच्चों को क्लियर कर देंगे ताकि बाद में उनमें झगड़े ना हो। तो इसमें आप लिख सकते हैं, अपने परिवार के उत्तराधिकार की योजना को औपचारिक रूप दें जो असहमति से बचने में मदद करेगी। जब आप योजना तैयार करते हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ एक खुला संवाद बनाए रखना आवश्यक है, जिससे पारिवारिक कलह से बचा जा सकता है। आप पहले ही अपनी फैमिली के साथ अगर डिस्कस करके रखेंगे तो कलेश होने से बच सकता है। अगर क्लियर नहीं होगा तो पक्का लड़ाई होगी घर में, सब कहेंगे ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। आप पहले से ही डिसाइड करके रखें, आपस में फैमिली वाले सदस्य एक खुला संवाद करें और फॉर्मली डिसाइड करके रखें। आप क्लियर एक प्लान बनाएं। आपने जब डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बाद कैसे प्लान करेंगे, अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में, आप उस चीज़ को प्रॉपर प्लान करके चलें। एक स्पष्ट कार्य योजना बनाएं। उत्तराधिकार योजना को अंतिम रूप देने और अपने अधिकारी के चुने जाने के बाद परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों को आने वाले महीनों और वर्षों के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना के बारे में बताएं कि आने वाले अगले महीनों में, अगले सालों में हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। उन्हें आश्वस्त करें कि आपके उत्तराधिकारी को विकसित करने के लिए आपके पास सलाह और परीक्षण होगा। मतलब जो आपने अपना उत्तराधिकारी चुना है, आप उसे प्रॉपर गाइड करेंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे क्या सही है क्या गलत है, उसे टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, अपनी सलाह देते रहेंगे और उनकी रुचियों पर विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो बोल दिया तो बच्चे वही करेंगे। एक बार उनकी रुचि भी देख लें कि उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो उनकी बच्चों की फिर से लड़ाई होगी कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे वो मिलना चाहिए था, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, मुझे वो मिलना चाहिए था। इसलिए आप डिस्कस कर लें सबके साथ
इससे कलेश से बचा जा सकता है, युद्ध से बचा जा सकता है। और भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करें, किसका क्या रोल होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी अगर हम पहले से ही डिसाइड कर दें तो भी लड़ाई से बचा जा सकता है। परिवार का कोई सदस्य व्यवसाय में हितधारक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे दैनिक कार्यों में शामिल होने का अधिकार है। भूमिकाओं को स्पष्ट करके आप अनावश्यक गलतफहमी से बच सकते हैं। मेन लड़ाई का रीज़न गलतफहमी भी होती है। कई बार वो गलतफहमी धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा हो जाती है और लड़ाई का रूप ले लेती है। तो गलतफहमी से बचने के लिए आप पहले ही क्लियर करके चलेंगे, अगर पहले ही सब बंटवारा अच्छे से करके चलेंगे, किसको क्या रोल मिलेगा, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, तो आप लड़ाई से बच सकते हैं। इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।